कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स H.C. वर्मा वॉल्यूम 1 के चैप्टर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 2 ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को हम लोग समझेंगे। ये तीनों क्वेश्चन लिख लिया हूँ, बारी बारी से इसको समझते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी बी 120 एंड इट्स रिजल्टेंट बी सी। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहां मैं बना रहा हूं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। ये दो वेक्टर है ए एंड बी जिनका रिजल्टेंट सी है। तो ये सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्वेश्चन के अनुसार। लेकिन ये कह रहा है कि ए और बी के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 120 डिग्री। सी ए और बी का रिजल्टेंट है। तो ठीक है, पहले सी का मैग्नीट्यूड अगर हम ज्ञात करना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, यानी ए और बी के बीच का एंगल क्या है, कॉस 120 डिग्री। 120 डिग्री। अब जब इसको आगे हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस 120 का मान होता है -1/2। तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा, बच गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इस चीज को हम लोग यहां लिख लेते हैं। चलिए, यहां भी लग रहा है कि पानी है, इसलिए लिखा नहीं पाएगा, देखता हूं। तो इसी चीज को क्या लिख लेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, जो कि हमने निकाला, इसको लिख लिया। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए यहाँ a माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, यही पूछ रहा है कि c क्या होगा, इससे इक्वल होगा, लेस होगा, ग्रेटर होगा, इक्वल होगा। तो मान लीजिए कि एक सी डेक्स इक्वल टू हम ले लेते हैं a माइनस बी।
तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, बचेगा इतना ही। अब इसका आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपके मन में सवाल ये उठता होगा कि आप ऐसा क्यों किए, तो ये तो हम निकाल चुके हैं। अब इससे इसका जो है बताना, इसके बारे में बताना मुश्किल है, इसलिए एक a माइनस बी ले लिए, चूंकि सब a माइनस बी के फॉर्म में है। अब तब एक बात बताइए, ये भी क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे कि ये बड़ा है, क्योंकि ए स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, बी स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें से ये माइनस ए बी घटा है और इसमें से ये माइनस 2ab, तो ये ज़्यादा घटा है ना, तब उसका रूट निकालना है। तो कहने का मतलब कि ये बड़ा है, तो ये बड़ा है तो सीधा सा हम लिख सकते हैं कि c जो है, अब चूंकि ये हटा दीजिए, ये स्केलर मान लीजिए, ये जो वेक्टर है ना, वेक्टर वाला साइन हटा दीजिए, चूंकि ये तो इसका स्केलर फॉर्म ही है, तो c जो है, c बड़ा है ना, c इज ग्रेटर देन c डैक्स, c डैक्स का मान इतना है, c का मान इतना है, ठीक है। दरअसल इसको, ये इसका मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड है तो स्केलर फॉर्म में ही है। अब जब मैग्नीट्यूड हटा देंगे तो ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताएगा। तो यहाँ तो हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो देख लिया कि c जो है वो ग्रेटर देन c डैक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि c डैक्स का मान यहाँ रख देंगे, ठीक है। c डैक्स का मान जो है हम रख देंगे, c डैक्स बराबर क्या माने हैं, a माइनस बी, देख लीजिए। तो यानी कि इसको c ग्रेटर देन c डैक्स के जगह क्या दे देंगे, a माइनस बी। अब तब इस पर विचार करते हैं, c मस्ट बी इक्वल टू a माइनस बी, ये तो इसका क्या है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में है a माइनस बी का, दो वेक्टर है a माइनस बी और इसका ये क्या है, सब्सट्रैक्शन है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। तो c मस्ट बी इक्वल टू a माइनस बी तो नहीं है, बराबर तो नहीं है। c मस्ट लेस देन a माइनस बी, ये भी नहीं है। c मस्ट बी ग्रेटर देन a माइनस बी, ठीक है। एक है c मस्ट बी इक्वल टू a माइनस बी, तो ये तो नहीं लागू होगा, ये तो क्या है, बड़ा है ना। c मस्ट बी लेस देन a माइनस बी, तो ये c लेस नहीं है, ग्रेटर है। c मस्ट बी ग्रेटर देन a माइनस बी, तो ये वाला लागू हो जा रहा है, देखिए c ग्रेटर देन a माइनस बी, तो ये वाला उत्तर हो जाएगा, c मस्ट बी ग्रेटर देन a माइनस बी। c में बी इक्वल टू a माइनस बी, तो ये भी नहीं लागू हो रहा है, तो केवल यही उत्तर होगा। तो आशा करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो समाप्त हो गया। अब चलिए इसको मिटा देता हूं। अब तब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 4 पे विचार करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। The x component of resultant of several vectors is equal to the sum of the x component of the vectors, may be smaller than the sum of the magnitude of the vectors, may be greater than the sum of the magnitude of the vectors, may be equal to the sum of the magnitude of the vectors। इसके कहने का मतलब है कि सेवरल वेक्टर के रिजल्टेंट जो है उसका कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट रिजल्टेंट, सेवरल वेक्टर के रिजल्टेंट का कंपोनेंट बराबर है सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, ये बताना है। इसमें से कौन कौन ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसके लिए मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन ले लीजिए, मान लीजिए एक ये वेक्टर है, इसका नाम दे दिया, कुछ भी पी क्यू आर भी रख सकते हैं, ए बी सी कुछ भी रख सकते हैं, ए रख लीजिए। एक यहाँ वेक्टर दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए बी, इधर रख लीजिए या इधर रख लीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है, इधर रख लीजिए, इसका नाम दे दीजिए वेक्टर सी। तो इसका क्या कह रहा है कि द एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स, मान लीजिए कि ये किसी वेक्टर का रिजल्टेंट है, ये किसी वेक्टर का रिजल्टेंट है, ये किसी वेक्टर का रिजल्टेंट है। तो एक से अधिक है, 3 हो गया, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है वेक्टर। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एक्स कंपोनेंट हो जाएगा ए एक्स, क्योंकि ये एक्स है, ये क्या है, वाई है। इसी तरह से ये वाई डैक्स है, ये एक्स डैक्स है। तो इसका एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट हुआ यहां लिख दीजिए, ए एक्स लिख दीजिए, ठीक है। अगर सी का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, सी एक्स। देखिए वेक्टर का आप साइन लगा सकते हैं, लेकिन हम जनरली बता रहे हैं, अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर ही होता है। हो गया। बी का एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा बी एक्स, ये माइनस चूंकि इधर है। हो गया। तो अब पहला ऑप्शन पर विचार करते हैं कि इज इक्वल टू दिस सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, मतलब कि ये जो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, मान लिया कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो इसका एक्स कंपोनेंट जो होगा वो बराबर होगा सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, मतलब इसके एक्स कंपोनेंट के वेक्टर के बराबर होगा। The x component of resultant of several vector is equal to the sum of the x component of the vectors। तो बेसिकली ए की बात करें तो ये मान लिया जाए कि ये x कंपोनेंट का रिजल्टेंट, ये ना कह रहा है कि द x कंपोनेंट का रिजल्टेंट, तो x कंपोनेंट का रिजल्टेंट मान लिया कि rx है।
इसका 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 रिजल्टेंट है आर एक्स। तो आर एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए ये तो दोनों का डायरेक्शन एक है, यहाँ वेक्टर का साइन लगा दीजिए, तो ए एक्स प्लस सी एक्स हो गया एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये इस तरह से हो गया। अगर इसको आगे लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? ए एक्स वेक्टर सी एक्स प्लस माइनस वेक्टर बी एक्स। तो अब बताइए कि द एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स, एक्स कंपोनेंट का रिजल्टेंट आर एक्स मान लिया, ठीक है। अब ये जो आर एक्स है वो क्या है? इज इक्वल टू द सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ टी, मतलब एक्स कंपोनेंट के बराबर है, तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस बी एक्स को प्लस माइनस बी एक्स लिख सकते हैं, तो ये सम ही हुआ, तो ये पहला क्या हुआ? सही हुआ। दूसरा है मे बी स्मॉलर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो मे बी द एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स, तो मान लीजिए कि कुछ भी हो सकता है, ऐसे यहां देख लीजिए, मान लीजिए कि ये रिजल्टेंट हो, ये क्या है? रिजल्टेंट है, तो इस रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा? वो आर एक्स हो जाएगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा? आर वाई होगा। ठीक है। अब तो कोई हमने जो है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके तो बनाना नहीं है, तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा लेस होता है किससे? रिजल्टेंट से। तो मे बी स्मॉलर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ये तो बात सही लग रहा है। द एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स, मान लीजिए कि इसका रिजल्टेंट आर एक्स है, आर एक्स भाई हो सकता है ना, तो ये जो है अब क्या है? ये रिजल्टेंट से छोटा होगा, तो सही बात है। मे बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, नहीं, ये वाला सही है, ये वाला नहीं होगा। कभी भी जो है, ठीक है, ये कंपोनेंट जो होता है वो वेक्टर से ग्रेटर नहीं होता है, इसलिए नहीं होगा। मे बी इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ये हो सकता है, ये इसलिए हो सकता है कि यहां समझ लीजिए फिर से कि ये क्या कह रहा है कि द एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स may be equal to the sum of the magnitudes of the vectors। तो ये तो हो सकता है, कैसे हो सकता है? तो ये तो मान लीजिए ए का हमने ए एक्स कंपोनेंट लिया, वाई के एलोंग इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? इधर लिख देता हूं, ए वाई हो जाएगा। सी के लिए चलेंगे
तो सी का वाई के एलोंग क्या हो जाएगा, सी वाई हो जाएगा माइनस सी वाई, ठीक है, चूंकि ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। और बी के लिए जब बात करेंगे तो बी का जो कंपोनेंट होगा वो इधर ही होगा, ठीक है, बी का जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, बी वाई। तो ये बताइए एक सिचुएशंस ऐसी आ सकती है जिसमें ए वाई प्लस बी वाई जो है वो सी वाई के बराबर हो जाए। मान लीजिए फोर्से की बात ले लीजिए, तो ये फोर्स बराबर ये दोनों का सम बैलेंस हो जाएगा, तो बराबर तो हो जाएगा। तो इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, नेग्लेक्ट कर देंगे। अब एक चीज रही कि मे बी इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। तो ये आर एक्स का, आर एक्स जो है रिजल्टेंट, इसकी अगर बात करते हैं तो मान लीजिए कि यह केवल जो इसका मतलब रिजल्टेंट है एक्स कंपोनेंट के बराबर होगा, ठीक है। तो ये एक्स कंपोनेंट के बराबर कैसे हो सकता है, मान लीजिए कि आर एक्स इक्वल टू आर हो जाए, इसी में समझिए, इसी में समझिए कि आर एक्स इक्वल टू आर हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज इसका y कंपोनेंट 0 हो जाएगा, y कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो द x कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का जो x कंपोनेंट हुआ वो क्या हुआ, rx हुआ, वो रिजल्टेंट के बराबर हो गया। तो इस स्थिति में मे बी इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। तो ये जो ये r वेक्टर लिए हैं उसके ये बराबर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। जैसे इसी में मान लीजिए कि एक सिचुएशन बता रहे हैं कि ये 0 के बराबर हो जाए, इसका मैग्नीट्यूड 0 के बराबर हो जाए, इसका मैग्नीट्यूड 0 के बराबर हो जाए इसमें, तो केवल इसका x कंपोनेंट बच जाएगा, ठीक है। तो जो वो x कंपोनेंट बचेगा वो क्या होगा, वेक्टर के बराबर हो जाएगा, जो वेक्टर है। अब मान लीजिए कि ये y कंपोनेंट है, रिजल्टेंट का y कंपोनेंट है आर वाई का, और ये मान लीजिए 0 हो जाए, तो केवल x कंपोनेंट बचेगा, तो x कंपोनेंट तो वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो वही कह रहा है, तो ये भी स्थिति सही हो जाएगी। अब चलिए इसको भी मिटा देते हैं और ये तीसरे क्वेश्चन पर विचार कर रहे हैं। एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल होता है, तो उस लॉजिकल क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होता है। तो उसके लिए जो होता है वो बेसिक कंसेप्ट की जो बात है करते हैं ना, वो थोड़ा सा
अच्छा होना चाहिए और इससे बेसिक कंसेप्ट क्लियर भी होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी क्या होगा, ग्रेटर देन ए बी होगा, इक्वल टू ए बी होगा, लेस देन ए बी होगा, इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, पहले तो ये बात समझ लीजिए कि ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। लेकिन यहां पर एक केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो जब ही हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो डायरेक्शन को हटा देंगे, केवल लिख देंगे क्या, ए बी साइन थीटा। अब ए बी को जब इधर लाएंगे तो हमें मिलेगा ए बी से इधर क्या होगा, भाग लग जाएगा, इक्वल टू साइन थीटा, इक्वल टू साइन थीटा। अब चलिए इस पर विचार करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री के अनुसार साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का जो मान होता है वो कभी भी एक से बड़ा नहीं होता है, एक से छोटा होगा या एक से बराबर होगा। तब इसी मान को यहां पुट कर देता हूं। तो जब इस मान को हम पुट करेंगे चूंकि साइन थीटा है ना, ये क्या है, साइन थीटा है, तो इसके जगह ये लिखा जा सकता है अब इसी को हम लोग आगे हल करेंगे। तो आगे हल करेंगे तो इसको लिखा जा सकता है इतना, ये इधर चला आया। अब तब ऑप्शन पे विचार कर लेंगे। पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन ए बी, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन ए बी मिला है, नहीं, इक्वल टू ए बी। तो इक्वल टू ए बी तो मिल गया है, एक टर्म है इक्वल टू ए बी, ठीक है, तो एक तो टर्म है तो ये वाला सही हो जाएगा। लेस देन ए बी ये भी सही हो जाएगा, और इक्वल टू जीरो ये भी सही हो जाएगा। अब कैसे सही होगा, इक्वल टू तो स्पष्ट हो गया कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए बी लेस देन ए बी, और लेस देन भी हो गया, दोनों इक्वल टू ए बी और लेस देन ए बी। अब जीरो की बात है, तो एक चीज बताइए हमें कि जब मैं ये लिखा तो मैं क्या कहा था कि साइन थीटा का मान जो है एक से कम होगा। यहाँ थीटा बराबर अगर हम जीरो पुट कर दें, मान लीजिए ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड है अब बाई ए बी, ठीक है, बराबर साइन थीटा है, तो साइन 0 डिग्री पुट कर दें, मान लीजिए थीटा बराबर 0 डिग्री पुट कर दें, तो इसका मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसका मान एक हो जाएगा,
एक कर रहे हैं, जीरो हो जाएगा, साइन जीरो, थीटा का मान जीरो पुट करने पे जीरो हो जाएगा, एक नहीं होगा, वो बोला गया था, साइन जीरो जीरो होता है। तो इस तरह से हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है। तो इक्वल टू जीरो वाली तो बात सही हो गई, लेकिन जब जीरो होगा, ये मैग्नीट्यूड है ना, है जीरो हो जाएगा, इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर क्या होगा, पैरेलल होगा। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। इसका मतलब है कि वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी, तो इक्वल टू जीरो वाला भी होगा। एक चीज और है कि मान लीजिए कि ये थीटा का मान 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री होने का मतलब है कि यहाँ 1 हो जाएगा, साइन 90 डिग्री 1, मान लीजिए, इसको लिख लीजिए, और क्या, ये दूसरे पेन से लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन न पैदा हो। ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बाई ए बी इक्वल टू साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है। जब हम इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी, ए बी इधर आएगा, मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, हो गया। तो इसका मतलब है कि अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो दोनों वेक्टर है ए परपेंडिकुलर टू बी, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा 3 ऑप्शन हो सकता है, इक्वल टू ए बी, इक्वल टू जीरो, लेस देन ए बी, लेकिन ग्रेटर देन नहीं होगा कभी, चूंकि ग्रेटर देन वाली स्थिति आ ही नहीं रही है। ये मैं ऐसे ही समझा दिया।